तो सर आखिर पे हम सिल्मो बतालिक कॉन्स्टिट्यूंसी पे आते हैं, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। तो वहाँ पे जनरली लोग, चूंकि बतालिक एरिया बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ पे जनरली लोगों की एक शिकायत है, वो ये है कि जिस तरह से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, वो कारगिल के दूसरे एरिया के लोगों के लिए है, लेकिन वहाँ पे जो जो लोग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, अभी तक क्यों नहीं हुआ? और साथ ही साथ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट मिलता है दूसरे जगह के लोगों के लिए मिलता है, वहाँ के लोगों के नहीं मिलता है, क्यों? नहीं, उसमें ऐसा है, आपका बीएडीपी का बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे दो तीन चार ब्लॉक आते हैं। एक तो आपका द्रास पूरा ब्लॉक आता है, आपका करगिल ब्लॉक आता है, आपका चिकन ब्लॉक आता है, आपका शरगोल का एक पार्ट आता है आपका। तो बीएडीपी में ये नहीं होता है कि बीएडीपी हमारा कैपेक्स प्लान की तरह नहीं होता कि जहाँ पे आपका 100 करोड़ का प्लान है। हमारे करगिल का जो प्लान आता है बीएडीपी का, वो हार्डली आपका 5 से 6 करोड़ आता है। और ये 5 से 6 करोड़ आपका तीन जो हमारे बीएडीपी ब्लॉक में जाता है। ये लेह की तरह नहीं है, लेह को आपका दो दो बॉर्डर का आपका पैसा आता है, एक चाइना बॉर्डर का, एक पाकिस्तान बॉर्डर का, उनको ट्रबल पैसा आता है हमारे यहाँ पे। और पिछले 1-2 साल से इस पैसे में काफ़ी कटौती भी हुआ है। और ये नहीं है कि हमारे एरिया में नहीं मिला। अगर आप अभी देखेंगे हमारे एरिया में बीएडीपी में, अब लोगों को एक कंसेप्ट ये होता है कि बीएडीपी का ये मतलब है कि लोग कोई आके हमें जेब में पैसा दे दे। बीएडीपी का मतलब आपका हर गांव में एक एक दो दो काम होता है। जैसे अगर मैं कहूँगा बीएडीपी में आपका, जैसे हमारा रिसेंटली 2-3 मुझे अभी भी याद है, पिछले 1-2 साल से हमारे चल रहे हैं। अगर आप लालू में जाएंगे, हमारे 2 मेन कूल हैं वहाँ पे, वो बीएडीपी में चल रहे हैं आपका। उसी तरह अगर आप सिल्मो में जाएंगे, हमारा एक लिंक रोड जाता है जिसको ग्रोंग सिल्मो कहते हैं, वो बीएडीपी के तहत चल रहा है। उसके बाद आपका जो एनटीपीएचसी आपका बटालिक का, उसका रिन्यूएशन का कम से कम 40-50 लाख रुपए उसको रिन्यूएट करने में लगा, वो बीएडीपी तो में है। सर आपका कहने का मतलब कि वहाँ के लोगों के लिए बीएडीपी में जो फंड होता है वो मिल रहा नहीं, है, वो मिल डायरेक्ट रहा नहीं, है। इनडायरेक्टली हाँ, उनको मिल रहा है। मतलब जिस तरह से बाकी एरियाज में मिल रहा है उस तरह वहाँ भी मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा है। आपका अगर आप गरगरदो में जाएंगे, आपका एक नया मेडिकल एड सेंटर बना है, एक बिल्डिंग आपका डबल स्टोरी, वो बीडीपी के तहत है। आपका अगर गरकोन में जाएंगे, वहाँ पे एक रोड बन रहा है आपका मोनेस्ट्री के लिए, वो बीडीपी में बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर गांव में कोई ना काम काम मिल रहा है। अब लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्लान, ये काम बीडीपी में हो रहा है या आपका टीएसपी में हो रहा है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि बीएडीपी कुछ अलग से कुछ आ रहा है, वो नहीं है आपका। अभी आप, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। आप जी, एलसी का क्या स्टेटस? एलसी का एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट, आप जो 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 एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है उसका सर्टिफिकेट है। लेकिन आप हमारे यहाँ पे ये है, आपका हमारे पास पूरा पॉपुलेशन जो है वो आपका शेड्यूल ट्राइब भी है। और हम कोई भी बंदा, चाहे वो मुलाजिमत में जाए, चाहे वो एडमिशन में जाए, दो बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। या आपको एसटी का बेनिफिट लेना है या आपको एलसी का बेनिफिट लेना है। तो इसलिए एलसी के लिए जो सर्टिफिकेट के जो ये वो रिजर्वेशन होता है, तो वो भी अभी हमारे कुछ केसेस अभी चल रहे हैं। आपका श्रीनगर में पेंडिंग केसेस था, हमारे द्रास में भी कुछ केसेस पेंडिंग थे। तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह वो सर्टिफिकेट भी, अब तो हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम इसको डील करता है। हम कोशिश करेंगे कि वो भी एरिया, हमारा एरिया भी उसमें कवर हो, ताकि हमारे लोगों को भी उसका फायदा मिले। लेकिन ये है कि हम दो चीज़ का फायदा नहीं ले सकते। आप एक्चुअल लाइन का भी सर्टिफिकेट वहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो एसटी भी, एक चीज़ का हमें बेनिफिट लेना है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो सर्टिफिकेट भी हमारे लोगों को अवेल हो जाए। तो बतालिक हाट से जो एक रोड जाता है सर, जो कि जब बतालिक में एंट्री होता है तो वहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो वहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच पे ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं हुआ है, रोड की हालत खस्ता क्यों है। तो उनका कहना था कि ये जो स्ट्रेच है ये किसी के मैप के अंदर नहीं है, ना बीआरओ के हैं ना सिविल के हैं। ये क्यों है, इसके लिए आपने क्या किया, और ये क्या है, मतलब लोग समझ नहीं रहे हैं क्यों मैप में क्यों नहीं है? ये लोग सब समझते हैं, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा समझते हैं लोग। वो ये है कि आपका जब बीआरओ के रिकॉर्ड में आप देखेंगे, करगिल बटालिक रोड कभी नहीं है, करगिल दंगल रोड है वहाँ पे। अगर आप बटालिक देखेंगे ना, करगिल दंगल, वो ये है कि आपका जो करगिल टू जो आपका जहाँ पे आर्मी वाले बैठते हैं, जहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज देखा होगा, वो वहाँ तक उनके रिकॉर्ड में है। वहां से लेकर आपका बटालिक तक वो किसी रिकॉर्ड में नहीं, ना बीआरओ के रिकॉर्ड में, ना सिविल के रिकॉर्ड में आपका। वो क्या किया, आपका जब बॉर्डर पे ये जा रहा था आपका आर्मी वाले, उन्होंने वो रोड जबरदस्ती, क्योंकि ये रोड था आपका करगिल से होते हुए जहाँ पे आर्मी सीआरपी वाले बैठते हैं, वो आर्मी वाले, वहां से नीचे आप देखते होंगे 10 रखों से वो लेक की तरफ हो जाता है। एक्चुअल रोड नक्शे में वही है, उसके बाद वो रोड कहीं है ही नहीं। तो वो रोड ना होने की वजह से वो मेंटेनेंस जो है कोई ना आपका सिविल कर रहा है ना आर्मी कर रहा है।
अब हमने ये क्या किया, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, हमने टेक अप किया है आपका आर्मी के साथ, क्योंकि उससे आगे आप जो है आपने देखा होगा जो आपका बटालिक टू चुलीचंद का रोड है वो आर्मी रोड है, वो बीआरओ ने काम किया है। अब जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब आए हैं यहाँ पे आपका, उनके साथ मैंने टेकअप किया है, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो रोड जो है बीआरओ टेकअप करेगी, और जो पोर्शन वो ब्लैक टॉपिंग वगैरह नहीं उसका भी अपग्रेडेशन हो जाएगा, वो बीआरओ ले लेगी वो रोड। साथ ही साथ जो कोविड-19 की महामारी के चलते जो मेडिकल वाला फील्ड है वो बहुत अहम फील्ड है। मेडिकल सेंटर्स पे, एनटीपीएचसीज पे, सीएचसीज पे फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो बटालिक में जो न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे लोगों का मानना है कि ना मेडिसिन है ठीक तरह से, एक डॉक्टर है, मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, और साथ ही साथ नर्स की तो बात ही नहीं, ना गायनेकोलॉजिस्ट है। इस वजह से उनका कहना था कि इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों की रास्ते में डिलीवरी हुआ है और कुछ लोग डेथ भी हुए हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या किया, और अभी तक वहाँ पे ये जो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है जो लोगों का मानना है? मैं आपको इसमें क्योंकि जो आप वहाँ पे गए, आपने जो एनटीपीएससी के सामने जो इंटरव्यू लोगों से लिया, बड़ी अफसोस की बात है, मतलब वहाँ लोग ये बोल रहे थे कि, क्योंकि मैंने उसी वक्त रेड किया जब वहाँ पे मैंने इंटरव्यू देखा कि हमारे यहाँ दवाई नहीं है, हमारे यहाँ पट्टी तक नहीं है। जब मैंने सीएमओ को सब कुछ उससे, हालांकि उससे 15 दिन पहले जो है मैं जाके एनटीपीएससी में 1 महीना पहले जाके सब कुछ देख के आया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके वहाँ पर ना कोई दवाई की कमी है, ना वहाँ पे आप अगर आप लोग शायद अंदर नहीं गए, वहाँ पे पूरा रिनोवेट हो चुका है, वहाँ पे बेड्स भी लगे हैं, और डॉक्टर जो है वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर मैं कहूँगा, इतना डेडिकेटेड डॉक्टर, हालांकि वो बाहर गए, वो कहीं ना कभी घर जाता है ना कभी छुट्टी पे जाता है। तो और वहाँ पे आज मैं कहूँगा आपको ना दवाई की कमी है ना बेड्स, हालांकि मैंने वहाँ के उसी वक्त वहाँ के मैंने पंच वगैरह से भी पूछा, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास दवाई की कोई कमी नहीं है, और वहाँ पे एम्बुलेंस भी है आपका। वहाँ सिर्फ एक चीज, वहाँ पे जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो टोटली गलत है, वो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर आप अभी बता के जाएंगे, अभी आप जाके जो बीएमओ करगिल है उनके पास जाके उनका रजिस्टर में देखिए कितना दवाई बटाली किया है, वो टोटली गलत है। मैं जो गलत है मैं गलत को, जो सही मैं सही सही से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे फीमेल नर्स वहाँ पे नहीं है, जो होना चाहिए वहाँ पे एक जूनियर नर्स में अभी भी मैं एग्री करता हूँ। वो इसलिए कि क्योंकि इलाका दूर दराज है, लोगों को खासकर डिलीवरी पेशेंट्स को करगिल पहुंचने में लेट हो रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, अदरवाइज मैं सीसीयू में आज के डेट में ही वहाँ भेज देता आपका जूनियर। वहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं है, क्योंकि सिस्टम होता है एक चीज़ का, आपका पोस्ट का क्रिएशन होना चाहिए, तो जूनियर नर्स का वहाँ पोस्ट क्रिएशन नहीं है। लेकिन अभी हमने ऊपर लिखा है वहाँ पे पोस्ट क्रिएशन का, आपका एक पोस्ट क्रिएशन करना है, वहाँ पे ज़रूर करना है। लेकिन उसके अलावा भी मैं ज़रूर यहाँ पे आपका इस साल स्टार्ट होते ही मैंने ये किया था कि किसी जूनियर नर्स को कहीं से हम अटैच भी करा सकते हैं, लेकिन ये कोविड की महामारी की वजह से जो दाएं बाएं स्टाफ है उनको भी हमने यहाँ लाया, वहाँ से वहाँ भेजने की बात नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि वहाँ पे आपका फीमेल नर्स की कमी है। अब कोई वहाँ कह रहा था कि यहाँ जी गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, मैं आपको कहता हूँ इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पे हमारा सीएचसी शाम को 40,000 का पॉपुलेशन कैटर कर रहा है। आपका जांस्कर का वहाँ पे हम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो नया अपॉइंटमेंट जो आए हैं, एक बाहर का कोई लेडी आई है गायनेकोलॉजिस्ट, द्रास में उसको मुश्किल से भेजने के लिए 2,40,000 रुपये उसको तनख्वाह दे रहे हैं। अभी वो आएगा भी कि नहीं आएगा वो पता नहीं। तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब सिस्टम में जाने के, हाँ जूनियर नर्स का होना मैं मानता हूँ होना चाहिए, इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के लिए क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे, क्योंकि लोग इस वक्त कह रहे हैं कि नर्स का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जूनियर नर्स हो या जो कुछ भी हो, तो वो कब तक वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी? देखिए, एक तो है हमने पोस्ट क्रिएशन के लिए लिखा है ऊपर, जो ही पोस्ट क्रिएशन होगा तो एक हम परमानेंट पोस्टिंग कर सकते हैं, जो एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। एक टेम्परेरी सोल्यूशन ये होता है कि हम किसी को अटैच करेंगे, लेकिन अटैच मैं तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक हमारा ये कोविड महामारी जो है खत्म नहीं हो, क्योंकि मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी देखना है, सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं देखना है। हमने हर दाएं बाएं आपने देखा होगा, हर जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे पेरिफेरीज में, उसमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिस हो, हमने बारी बारी उनको यहाँ पर भी लाया है, सबको कोविड हॉस्पिटल में लाया है, क्वारंटाइन में। तो मैं उनको ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो ही ये महामारी वाला सिस्टम खत्म होगा, हम एक टेम्परेरी फेज में वहाँ एक जूनियर नर्स को जरूर भेजेंगे, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा जब तक ना हम पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे वहाँ। तो आप फोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं? क्रिएशन के लिए हमने लिखा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, मैंने लिखा है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। तो जो ही पोस्ट क्रिएशन होगा, परमानेंट पोस्टिंग होगा, एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। तो साथ साथ एक और अहम इशू सर, जो बटालिक सेक्टर है, तो वहाँ पे स्कूल्स, मिडिल स्कूल, एक तो हाई स्कूल 2 हैं, एक ललूंग में है, एक गरकोन में है, एक और हाई सेकेंडरी सिल्मो में है,
लेकिन पूरे बटालिक बैरल में कोई हाई स्कूल नहीं है। वहाँ पे चुलीचंद में एक स्कूल है जो 1955 में बना है, 2003 में अपग्रेड हुआ, इसके बाद से अपग्रेड नहीं हुआ है। और एक स्कूल है जो दरसिक्स में है, 1953 में बना है, 83 में अपग्रेड हुआ है, इसके बाद से अपग्रेड नहीं हुआ है। तो वहाँ पे हाई स्कूल ना होने की वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। वहाँ के लोगों का मानना था कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र रोज़ तय करना पड़ता है बिना ट्रांसपोर्टेशन के। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के अपग्रेडेशन के हवाले से आप बीइंग ए काउंसलर, आप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने क्या किया, और स्टूडेंट्स को जो लंबा सफ़र है, फासला बहुत बड़ा है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस तरह के इंतजाम? देखिए इस हिसाब से आपका मैं ये थोड़ा सा वजाहत में बोलना चाहूँगा। स्कूल अपग्रेडेशन जो है ये कोई हर साल होने वाली चीज़ नहीं होता है। आप खुद जानते हैं सिस्टम को। किसी चीज़ का अपग्रेडेशन है वो गवर्नमेंट सेंक्शन, जिसको हम कैबिनेट सेंक्शन भी बोलते हैं, तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है और इसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भाई अगर हम देखेंगे तो हर 3 साल 4 साल में अपग्रेडेशन होते हैं, स्कूल्स के हों चाहे किसी भी मेडिकल सेंटर्स के हों। तो ये नहीं है कि हमारे इलाके में जो है अपग्रेड नहीं हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ, जब से मैं काउंसलर में आया, आपका 2003 में हमारे यहाँ काउंसिल बना, उसके इमीडिएटली बाद हमारा सिलमो का हायर सेकेंडरी स्कूल बना, हाई स्कूल अपग्रेड हुआ। उसके बाद आपका 2-3 साल के बाद हमारा लालूंग का हाई स्कूल, क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी था। आपने खुद देखा लालूंग हमारा बड़ा बैकवर्ड एरिया है, उनको भी नीचे चलना पड़ता है, उनको भी ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, वो अपग्रेड हुआ। उसके बाद फिर 3-4 साल के बाद हमारा गरकोन का हाई स्कूल अपग्रेड हुआ। तो ये नहीं कि अपग्रेड नहीं हुआ, यानी जब जब अपग्रेडेशन गवर्नमेंट ने किया तब भी उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी कोई ना कोई स्कूल जो है वो अपग्रेड हुआ। अगर आप ये बाहर देखेंगे तो हमारे सिल्मो या कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा बाहर जाएंगे तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हमारे वहाँ से पहले अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। तो अब है एक सिस्टम होता है आपका। अब उसके बाद हमने अपग्रेडेशन का सिलसिला हमने ये चाहा कि हम बटालिक एरिया में, जैसे हमारा चुलीचंद है, बटालिक है, दरसिक्स, गरगदू, उनके लिए एक स्कूल अपग्रेड करें। सबका फोकस था कि क्योंकि बटालिक सेंटर होता है तो हम बटालिक के स्कूल को हम अपग्रेड करेंगे। अगर आपने देखा होगा बटालिक का स्कूल का जो बिल्डिंग आप देखेंगे वो उसी बेसिस पर ही बना है, डबल स्टोरी बिल्डिंग बना है, 10-15 क्लासरूम है। इसी चीज को हमने दिमाग में रख के बनाया कि हम इसको हाई स्कूल बनाएंगे। हालांकि वो मिडिल स्कूल था बटालिक वाला और बटालिक सेंटर भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कुछ सालों के बाद, 3-4 साल के बाद, हमारा बटालिक का स्कूल का रोल ही खत्म हो गया। अगर आप अभी देखेंगे बटालिक स्कूल का जो मुझे रिपोर्ट किया है, वहाँ तो हार्डली 10 स्टूडेंट भी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला है, और अब ये भी चाहते हैं कि जी हम इसको हाई स्कूल बनाएंगे, जो कि नाम्स में फॉल नहीं हो रहा है। अब नाम्स में फॉल ये हो रहा है, हमारा 1-2 स्कूल है हमारे, जैसे चुलीचंद है, आपने कहा चुलीचंद में एक तो इनरोलमेंट भी बहुत अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। उसके बाद दरसिक्स से हमारा पड़ता है। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर अंडर दी समग्र शिक्षा अभियान कुछ स्कूल्स जो है हमारे अपग्रेड हो जाएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि मैं एक स्कूल हमारे वहाँ पे ज़रूर अपग्रेड होगा आपका, जो नॉर्म्स में फॉल करता होगा। मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा, जो नॉर्म्स में फॉल होता होगा, जहाँ पे आपका रोल हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक स्कूल जरूर अपग्रेड होगा। क्योंकि मैं 2-3 स्कूल तो अपग्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि एज ए सीसी मुझे बाकी एरियाज का भी देखना है। तो एक स्कूल जरूर मैं आपके जरिए एश्योरेंस देता हूँ, जो नॉर्म्स में फॉल करता होगा एक स्कूल इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एक स्कूल अपग्रेड जरूर हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस तरह के? ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका बात बिल्कुल जेन्युइन है कि हमारे बच्चे चाहे वो लालू से हो, चाहे बटालिक से हो, दरसिक्स, गरकोन, उनको हायर सेकेंडरी के लिए आपको सिल्मो आना पड़ता है, जो बड़ा एक इशू है। इस साल, पिछले जो साल गया, हमने एक बस एंगेज भी किया, हमने 2-3 महीना बस चलाया भी आपका, लेकिन उसमें कुछ इशू आके वो बंद हो गया। अब ये है कि हमारा जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज आ रहा है, उसमें आपने कल सीओ साहब भी जवाब दे रहा था, मैंने आपको देखा, उसमें हमने कुछ 10-12 बसेस रखे हैं डिफरेंट स्कूल्स के लिए। उसमें हम एक बस जो है जरूर अपने हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो को प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चों को कोई दुश्वारी ना हो। अगर वो पैसा आने में देर होता है या कुछ भी होता है तो मैं इवन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड में से भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर सितंबर-अक्टूबर तक, हम जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला सिलसिला है वंस फॉर ऑल, इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो शॉर्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शफ्से जो गांव है, जो एक बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे अभी भी रोड नहीं बना है, हालांकि रोड की तो बारिश हो रही है, फुटपाथ भी ठीक तरह से नहीं बना है, तो इस हवाले से आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें जारी हैं, वहाँ के लोगों के लिए आप किस तरह के एश्योरेंस देना चाहिए? देखियो इस साहब, आपने खुद कल मैं देख रहा था आपका
कुछ लोग वहाँ पे आपको साथ इंटरव्यू जब बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हमारे शहर में गवर्नमेंट जानबूझ के रोड नहीं बना रहा है, या हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जानबूझ के रोड नहीं बना रहे हैं। कुछ जवान वो जो बोल रहे थे, लेकिन जवान कुछ हैं जो समर वेकेशन के लिए यहाँ आते हैं, बातें बोल के चले जाते हैं, उनको बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं होता है आपका। अगर आप किसी वहाँ के मेंबर को पूछते तो वो फैक्ट बताता है। शरसे गांव का जो है रोड जो है सैंक्शन आपका 2005 में हुआ अंडर पीएमजेएसवाई। चूलीचंद के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा था। एज ए काउंसलर में चूलीचंद गांव में जाके हमने इस मसले को हल करके, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर रोड वहां बना हुआ है पीएमजेएसवाई के साथ। उसके बाद दोनों गांव का एक लैंड डिस्प्यूट है जो सदियों से चल रहा है, उसकी वजह से वो रोड बंद हो गया। उसके बाद मैंने 4-5 साल पहले जब हमारे फादर साहब जब काउंसलर थे, एक फुटपाथ भी बनाया हमने आपका, जो नाले से नहीं बल्कि नाले की उस साइड से एक फुटपाथ बनाया, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर बन गया। बनने के बाद ही जो चूलीचंद वालों के कुल के ऊपर पहुंच गया, उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, वो भी रोक दिया। यानी ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट इसको बनाने नहीं चाहता या वहाँ के मेंबर, ये उनकी आपसी डिस्प्यूट, आपको पता होना चाहिए। आपका हाईकोर्ट तक चला गया ये केस। उसके बाद पीएमजेएसवाई वालों ने 2 दफा इसका रिटेंडरिंग भी किया, कोई नहीं आया आपका। अदरवाइज आपका रोड का, आप देखिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है। जब हम काउंसलर बने, आपका गरगरदो में भी रोड नहीं था, आपका हुरदास में रोड नहीं था, आपका लालूंग में जो लिंक रोड वगैरह नहीं था, आपका सिल्मो में जो लिंक, ये सारे रोड्स हमने अपने दौर में बनाए। आपका इवन गरगरदो नहीं तो आप देखिए, आपका अगर आप हुरदास जाएंगे वहां पर 6 घर रहते हैं, 6 घर के लिए भी करोड़ों रुपए खर्चा करके पीएमजेएसवाई ने रोड बना। ये उनकी आपसी डिस्प्यूट की वजह से रोड आज तक नहीं बना। अब रहा आज के जो लेटेस्ट में आपको बताऊंगा उनको। अब एक नया सर्वे हुआ आपका सिल्मो से लेकर शरसे तक, जो कि तकरीबन मुझे लगता है 8 से 12 किलोमीटर, उसका सर्वे किया। उसके बाद उसको हमने सीआरएफ में लाने की भी बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। आप जाके जो आपका हमारा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में अगर आप उनका प्लान अगर आप आरएनबी से ला के देखेंगे, सीरियल नंबर 1 पर है वो रोड, और उसके लिए 8 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट किया, जिसमें से मुझे लगता है शायद तकरीबन 4 करोड़ रुपए आया भी है। और इमीडिएटली इंशाल्लाह जो ही गो अहेड हो जाएगा, फर्स्ट इसी का टेंडरिंग होगा और काम शुरू हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये एश्योरेंस है कि हमारी तरफ से ये नहीं है कि हमने जानबूझ के रखा है, ये सारा ये हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि जवानों को पता नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो हाँ, तो इसलिए ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम रोड नहीं बनाएंगे। अगर आप हमारे कनेक्शन में जाएंगे, एक भी गांव शरसे के बगैर अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो मुझे भी कुछ भी बोलिए आप, तो वो सारे रोड कनेक्टेड हैं। और इंशाल्लाह शरसे वालों का भी हम इस साल एंडिंग तक, अगर ये जो सिलसिला हमारा थोड़ा सा थम जाए आपका कोविड का, तो काम इस साल एंडिंग तक शुरू होना ही होना है शरसे का, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन के लिहाज में, आपका जो है मोबाइल के टावर के सिलसिले में मैं बात कहूंगा। हमारे सिल्मो में सिर्फ एक मोबाइल टावर होता था आज से कुछ साल बीएसएनएल का। आज अगर आप देखेंगे लालू से घरकोन तक कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे आपको मोबाइल टावर नहीं। इवन दरसिक हालांकि बटालिक से कनेक्टेड, वहां पर भी हम मोबाइल टावर खड़ा कर रहे हैं। आपका इसका एयरटेल का उसका सामान आपने देखा होगा वहां पड़ा है, वो भी खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कोई गांव भी हमने नहीं छोड़ा कि वहाँ हर चीज से कनेक्टिविटी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपके जरिए एश्योरेंस देता हूँ। आप वहाँ गए, आप लोग, आपने ये सारी चीजें प्रोजेक्ट किया, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो कुछ ऐसे लोगों से भी बात आना चाहिए जिसको बैकग्राउंड का पता हो, और हमेशा थोड़ा सा काउंट ये होना चाहिए, जो किसी के खिलाफ बोलता है तो जिस आदमी के खिलाफ या जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलता है उसको भी बोलने का मौका, अपना पक्ष रखने का मौका जरूर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। जो आप लोगों ने 2-3 चीजों में दिया वो बहुत बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ पे एक जगह है सर जहाँ पे अभी रोड नहीं है, लेकिन हालांकि वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, सिर्फ 2 घर है, जिसके आपने पहले जिक्र की दंगल। दंगल में रोड बन रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं है। लेकिन और भी इश्यूज है वहाँ पे। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो पीने के पानी के लिए बहुत दिक्कत है उनके, जो वहाँ पे रह रहे लोगों के लिए, और इरिगेशन कनाल का जो बहुत मसला है, और लाइन जो बिछाया गया है उसका मसला। हालांकि 2 घर है, उनका मानना है कि बाकी सारे जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं। वो इसलिए माइग्रेट हुए हैं क्योंकि उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। वो मैं आपको सही बताऊंगा, डंगल जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, कहते हैं ब्रोक दस्ती, वो सिल्मों का ब्रोक है। वहाँ बैठते ही नहीं, वहाँ पे सर्दियों में अगर आप जाके देखें एक घर भी नहीं होता है। मैं फैक्ट बताऊंगा आपको, गर्मियों में जाते हैं, और उसके लिए भी हमने कम से कम करोड़ों रुपए खर्च करके रोड बंद है, और इस साल कनेक्ट होना है वो रोड। इस साल के प्लान में 25 लाख रुपए में से जबानी आते हैं, 25 लाख रुपए हमने रिफ्लेक्ट किया, ऑन गोइंग वर्क में है। इस साल वो रोड आपका कनेक्ट हो जाएगा। और उनका जो मेन पुल है वो भी हमने रिफ्लेक्ट किया है इस साल, जो दंगल का, वो मेन पुल भी इस साल उनका बनेगा। और पीने के पानी का जो इश्यू है, उनका एक लाइन आपका ऊपर बटालिक से जाता है, वो नीचे आपका योगमथंग तक जाता है, तो वो कनेक्ट है। उसमें कोई रीएक्टिवेशन का काम होगा, वो भी हम इस साल करेंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ जो 2-3 घर, जो आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो 3 घर बैठते हैं वहाँ पे, तो हम उनको पीने का पानी हो या बिजली, वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। आखिर पे सर, दरसिक का
जनरली उनका एक इशू है, वो ये है कि 80 घर के ऊपर एक पंच है, उसके लिए आप। नहीं, वो बिल्कुल जेन्युइन है आपका दर्शिक। हालांकि आपको देखिए, दर्शिक गरकोन गरगरदो सब के लिए एक पंचायत हल्का है, जो बहुत ही मैं समझता हूँ नाइंसाफी है। और दर्शिक जहाँ पे 80 चूल्हे उसके लिए एक ही पंच। और ये बात हमने जब स्टेट जब एक हमें वहाँ के मेंबर और उनके नंबरदार को लेकर मैं सेक्रेटरी तक गया था आपका रूरल डेवलपमेंट के, और उन्होंने एग्री किया है। क्योंकि ये आपका जो है उसमें एक नोटिफिकेशन निकलता है, हर वक्त नहीं होता है आपका जो डिलिमिटेशन होता है ना आपका पंचायत का। तो जो ही नेक्स्ट डिलिमिटेशन का जो आपका नोटिफिकेशन निकाले हम जरूर उठाएंगे। और मैं कहता हूँ कि दर्शक जो है बल्कि एक पंचायत हल्का बनना चाहिए, सिर्फ मेंबर बढ़ाने की, बल्कि एक सरपंच होना चाहिए, उसके लिए हम जरूर फाइट करेंगे। और आखिरी सवाल सर, बतालिक सिल्मो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन अभी भी वहाँ के लोगों का और एक डिमांड है, जनरल डिमांड है सभी का, कि ब्लॉक बनना चाहिए, ब्लॉक नहीं बना है। ब्लॉक ऑलरेडी बना है आपका, मैं ये कहूँगा आपका जिस वक्त, लेकिन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ये हुआ जिस वक्त उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी आपका, उस वक्त जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुआ था आपका, मेरे पास उसके ऑर्डर की कॉपी भी है। उसमें हमारे करगिल में 3-4 ब्लॉक बने थे। उसमें एक बटालिक था, एक छतकोर था, एक खसकाम आपका संको का था, दूसरा खरल। ये 4 ब्लॉक उस वक्त बने थे। बाज़ाब्ता कैबिनेट ऑर्डर भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जो गवर्नमेंट आया आपका। तो अभी भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब भी आपका न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब भी बनना होगा, तो मुझे बिल्कुल 100% गारंटी है कि बटालिक जो है नया ब्लॉक बनेगा। एक और जो इशू वहाँ पे देखने को ये मिला सर कि बिजली के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मतलब फैसिलिटी बहुत कम है। हालांकि डीजी सेट है, तो उनका कहना है कि 8 घंटे का जो लाइट है वो सिर्फ 5 घंटे आते हैं, कभी कभी खराब होता है। हालांकि उसके बरक्स अगर हम देखें तो 10 से जो प्रोजेक्ट आता है गरकोन के लिए, वहाँ पे 24/7 बिजली की सहूलियात है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे इस तरह किस तरह की आपकी तरफ से स्ट्रेटेजी और प्लानिंग किया जा रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन बिजली के हवाले से भी सहूलियत मिले? देखिए, इस हिसाब से अब 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपका। जिस वक्त मैं आपका जो प्रीवियस आपका काउंसिल इलेक्शन था, उसके मैनिफेस्टो में मेरे 2 मेन मुद्दे थे, जो हमारे पूरे एरिया का सबसे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 इशू हैं आपका। नंबर 1 जो है, जो अभी आप बोल रहे हैं, पावर का, जो पावर मीन्स डीजी सेट तो चल रहा है, टू कनेक्ट विद हाइड्रो, नंबर 1 था। दूसरा था हमारा हम्बुतिंगला, आपने देखा होगा जो पास है वहाँ, वो हम्बुतिंगला हमारे विंटर के लिए हमारे लिए बड़ा इशू बनता है हमेशा, क्योंकि वो अलाउंस जोन से जाता था। उसका रीअलाइनमेंट भी हो चुका है, उसका काम चल रहा होगा, आपने देखा होगा। और मुझे एश्योरेंस दिया है उन्होंने, बाय एंड ऑफ दिस अगस्त, इसी साल के अगस्त में रीअलाइनमेंट वर्क विथ उसका मैकेडमाइजेशन वो थ्रू हो जाएगा आपका। तो ये हमारे लोगों का एक इशू था आपका। दूसरा बिजली का आपने देखा होगा, हमने पिछले साल ही ये सेंक्शन करा कि आपका छुतुक से हमारी जो लाइन बिछाया अप टू लालुंग तक हमारा पोल भी बिछाया है, तार भी बिछाया है, नंबर 1 इस साइड से। दूसरा, हम दा से भी ला रहे हैं। दा से हमने लास्ट से पिछले साल ही दा से ला के हमने गरकोन को कनेक्ट कर दिया, और गरकोन में इस वक्त 24 घंटे बिजली है। और गरकोन से भी पोल बिछाना पिछले साल शुरू हो गया अप टू 10 तक, क्योंकि इस साल जो है आपका इस कोविड की वजह से जो टाटा जो कंपनी जिसको ये अलॉट हुआ था, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है वो जल्दी आएंगे। तो दोनों जो मेन इश्यूज थे उस पर हमारा काम हुआ है। तो मेरी ये लोगों से यकीन दहानी है कि अगर हो सके तो इस साल के एंड तक, नहीं तो आपका इंशाल्लाह अगले साल जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी छुतुक से भी कनेक्ट होगा और हमारा दा से भी कनेक्ट होगा, और जो फिजिबल होगा हम वही बिजली जो है अपने ले लेंगे। ये मेरा एश्योरेंस है, और लोगों को पता भी है दोनों चीज़ों पे काम हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दोनों लोगों को एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपका जो है हमारा इलाका बहुत जल्दी हो सके तो इस साल की एंडिंग तक, नहीं तो अगले साल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट छुतुक दा दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। आखिर पे सर, एज ए चेयरमैन क्या कहना चाहेंगे, लोगों को आप खास क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे लोगों को खास पैगाम ये है कि अभी जो एक आपका हमारा कोविड-19 को लेके एक महामारी यहाँ पे चल रही है, उसके मद्देनज़र लोगों में काफ़ी तशवीश भी है। और हमारे जितने भी हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं या बाकी इश्यूज़, वो सारे रुके हुए हैं। वो तो जाहिर है, क्योंकि ये एक महामारी है, तो पहले हमने अपनी जान को बचाना है। तो मेरी अपील लोगों से ये है कि मेहरबानी करके जो है, जो हमारे एडवाइजरीज हैं, खासकर जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि आपके लिए है, मेरे लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। या जो लॉकडाउन अभी लगाया है, ये लोगों के हित में है, ये इंटरेस्ट आपका। और ये लॉकडाउन जो है जिसे फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि थोड़ा हम इसको कंटेन कर सकें, ये लंबा नहीं रहेगा आपका, ताकि क्योंकि हमने कोविड के साथ साथ अपना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी भी चलाना है। तो मेरी अपील यही है कि मेहरबानी करके आप लोग घबराइए मत, अपने घरों में रहिए। जो एडवाइजरीज दिए हैं उस एडवाइजरीज पर आप लोग चलिए, तो हम बहुत जल्दी इसको ज़रूर कंटेन कर पाएंगे इंशाल्लाह रहमान। दूसरा, मैं अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं,
पुलिस वाले उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा फ्रेंड पे हैं। और हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, बीएमओस, जो जिनका काम वर्कलोड जो अभी बढ़ गया है बहुत आपका फील्ड में भी, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हम भी उनके साथ जो भी इश्यूज हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो लोगों से यही इल्तिमास है कि मेहरबानी करके आप जो एडवाइजरीज है उस पर अमल करना है। और जो है आपका, जब भी आप बाहर जाएंगे आप मास्क के बगैर बाहर नहीं जाएंगे। जब क्राउडेड प्लेस में जाना है बार बार हाथ धोते रहना है। और सबसे ज़्यादा जो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। यही 3 चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि इस मर्ज का अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन अभी नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज़ खान साहब। फिरोज़ खान साहब से हमने लोगों के इश्यूज़ और बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ पे बात की और लोगों के इश्यूज़ इन तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे आगे भी हम लगातार कोशिश करते रहेंगे लोगों की जो मुश्किलात है, आवाम मुश्किलात है, हुक्काम वाला तक पहुंचाने की। बने रहिए हमारे साथ। जीएम नूरी और हुसैन खालू के साथ मोहम्मद इसाक।